साथियों, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी अर्थात बीओ की परीक्षा जो 16 अगस्त 2020 को संपन्न हुई है, उस परीक्षा का जो पेपर है जिसमें 120 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, उन 120 क्वेश्चन के क्या उत्तर हैं उसको पूरे स्पष्टीकरण के साथ इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। और लास्ट में हम लोग यह भी चर्चा करेंगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। हमारे पास जो ये पेपर है ये आपका सीरीज डी है और आपके पास जो भी हो ए बी सी डी उसके अनुसार आप अपना पेपर मिला सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या इसके उत्तर हैं। तो पहला जो इसमें प्रश्न है आपका वो है कि भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है। तो यह कई बार भारत सरकार के द्वारा यह बताया जा चुका है, प्रधानमंत्री के द्वारा भी अलग अलग मंचों पर इस सन की चर्चा की जा चुकी है। तो यह है आपका 2024 तक, अर्थात बी ऑप्शन सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन जो है 27 नवंबर 2017 किया गया, यह सही है। इसके अध्यक्ष NK सिंह हैं, यह भी सही है। तथा आयोग की अनुशंसाएं 2020-25 के 5 वर्षों की अवधि के लिए होंगी। चूँकि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो 14वां वित्त आयोग रहा है उसकी अनुशंसाएं आपकी 15 से 20 तक चलती हैं। तो 20 तक तो ये चली रही है ना, मतलब अगला कब से चलेगी, तो 21 से 26 होगा। तो इस हिसाब से अगर ये देखें तो आपका सी ऑप्शन जो है ये गलत है। तथा डी ऑप्शन जो आयोग को 30 अक्टूबर 2020 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है या सही है। तो इसका सी जो है वह सही हो जाएगा, मतलब कौन सा सही नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन जो है इसमें सही होगा। अगला है कि निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें 4 पल्लव शासकों का नाम दिया गया, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, नंदी वर्मन द्वितीय और महेंद्र वर्मन प्रथम। तो इसमें जो सबसे पहला जो आते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम आते हैं, फिर नरसिंह वर्मन प्रथम आते हैं, फिर आपके परमेश्वर वर्मन प्रथम आएंगे और फिर तीसरे सबसे लास्ट में नंदी वर्मन द्वितीय आएंगे। तो इस प्रकार से आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। अगला है कि 2 सूचियाँ दी गई हैं, सूचियों को हमको मिलाना है। पहली सूची में शासक है, दूसरी सूची में उनकी रानियों के नाम दिए गए हैं। तो हमें बताना है किस शासक की कौन सी रानियाँ हैं। तो इसमें देखें तो चंद्रगुप्त की जो रानी रही हैं इनका नाम था कुमार देवी। चंद्रगुप्त की रानी का नाम कुमार देवी था। समुद्रगुप्त की रानी का नाम दत्ता देवी तथा चंद्रगुप्त द्वितीय की देवी पत्नी का नाम कुबेर नागा था और कुमारगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम अनंत देवी था। तो इस प्रकार से यदि मिलाएं तो आपका ए ऑप्शन जो है 3, 1, 2, 4 ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये हमें बताना है। तो अल हिलाल इसके संस्थापक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। न्यू इंडिया एनी बेसेंट सही है। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय सही है। तहजीब उल अखलाक ये मोहम्मद अली जिन्ना का नहीं बल्कि सर सैयद अहमद खान का है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर सी ऑप्शन जो है सही हो जाता है। अगला है अगरिया, बैगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियाँ जो हैं, जो ये ST जनजातियाँ उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस में मुख्यतः निवास करती हैं। मतलब मुख्यतः मतलब इनका कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो ये सोनभद्र जिले में मुख्यतः निवास करती हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे 2 सूचियाँ दी गई हैं, एक तरफ पुस्तक का नाम है, दूसरी तरफ उसके राइटर हैं। तो इसमें पहला है ताजुल मासिर। तो ताजुल मासिर जो है ये हसन निजामी के द्वारा लिखी गई है। ताजुल मासिर हसन निजामी के द्वारा लिखी गई है। खजाइन उल फतूह ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है। तारीख़ मुबारक शाही ये याहिया बिन अहमद सरंदी के द्वारा लिखी गई और फतवा जहादीरी ये आपका जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई है। तो इस प्रकार से 2, 3, 4, 1 ये आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाता है। आगे देखें तो यहाँ पर भी 2 सूचियाँ दी गई हैं, एक तरफ आयोग का नाम है, एक तरफ आयोग के जो अध्यक्षता की हैं उनका नाम है, दूसरी तरफ आयोग का नाम है। तो यदि यहाँ पर आप देखें तो जैसे अकाल अन्य आयोगों के बारे में शायद हो सकता ना जानते हो, पर अकाल आयोग के बारे में आपने काफ़ी पढ़ा होगा। इस पर मुख्यतः 3 आयोग बनाए गए थे। तो इस आयोग के बारे में जब देखते हैं तो एक मैकडोनाल्ड आयोग का नाम आता है। तो मैकडोनाल्ड आयोग जो है अकाल आयोग से संबंधित। यदि आप इसको मिला लेते हैं जैसे कि एंटनी मैकडोनाल्ड ये अकाल आयोग 1, तो आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, ये बी का 1। तो आपका ये ए ऑप्शन सही हो जाता। इस प्रकार देख लेते हैं क्या क्या है। एंड्रू फ्रेजर ये पुलिस आयोग से संबंधित है। एंटनी मैकडोनाल्ड अकाल आयोग। कोलिन स्टॉक मॉनक्रीफ ये जो है सिंचाई आयोग से संबंधित और थॉमस रॉबर्टसन जो है ये रेलवे आयोग से संबंधित। इस प्रकार ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाता है।
आगे देखते हैं, यहाँ पर दो कथन और कारण दिए गए हैं, हमें बताना है इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं। तो कथन एक है, ए जो है ये है कि आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। यह पूरी तरीके से सही है, दयानंद सरस्वती के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसका कारण बताया गया है कि आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। यह भी पूरी तरीके से सही है और यह इसका कारण भी सही है। तो कथन सही है और उसका कारण जो है सही व्याख्या करता है। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाता है। आगे चलते हैं, आगे लाला लाजपत राय के बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन से सही हैं। तो पहला है कि प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वो गांधी के पक्ष में हो गए, यह एकदम सही है। दूसरा, क्योंकि पहले ये क्या थे, गरम दल से संबंधित थे। दूसरा, स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल थे। तो जैसा कि आप स्वराज पार्टी के गठन की बात यदि पढ़ते हैं तो ये पढ़ें कि 1923 में इसकी स्थापना होती है और मुख्यतः दो नाम ही आते हैं, CR दास और मोतीलाल नेहरू। वहाँ पर कहीं भी लाला लाजपत राय का नाम नहीं आता। तो इसलिए आपका दूसरा जो ऑप्शन है या दूसरा जो कथन है वो गलत है, तो केवल पहला कथन सही है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाता है। अगला देखते हैं, अगला है कि विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले जो विलय होता है वो सतारा का किया जाता है, फिर आपका बघाट का होता है, फिर उदयपुर का, और सबसे लास्ट में, इन चारों में सबसे लास्ट में आपका झांसी का होता है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1342, 1342 आपका मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP निम्नलिखित में से, FRP अर्थात फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, इसके निम्नलिखित में से कौन संगठन इसको अनुमोदित करता है। तो याद रखिएगा, इसका अनुमोदन जो है वो आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी के द्वारा किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो ए ऑप्शन जो है आपका सही है। अगला प्रश्न है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए तथा कथन मतलब एक कथन दिया गया है, उसका कारण दिया गया है। तो कथन ए है कि सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है, सही है। इसका कारण दिया गया है कि इसमें असंतृप्त अनसैचुरेटेड वसा अम्ल या जो फैट एसिड होते हैं उनकी अधिक मात्रा पाई जाती है। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो अनसैचुरेटेड एसिड मतलब फैट होता है या असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं, ये हमारे बॉडी के लिए लाभदायक होते हैं, और जो संतृप्त होते हैं वो नुकसानदायक होते हैं। तो चूंकि ये अच्छी गुणवत्ता का खाद्य है, तो जाहिर सी बात है कि ये असंतृप्त वसा वाला होगा। तो मतलब ये दूसरा इसका जो कारण दिया गया है वो एकदम से सही है, दोनों सही हैं और कारण भी मतलब व्याख्या सही करता है। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाता है, इसका ए ऑप्शन आपका सही है। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को घोषित नीति रेपो दर तथा रिवर्स दर क्रमशः थे। चूँकि कई बार अभी तक क्या हुआ, अगर देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने कई बार इस चीज़ को चेंज किया है, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर को, परंतु यहाँ पर डेट दे करके पूछा है, तो हमें इस डेट में क्या किया गया था उसको बताना है। तो इस समय जो है रेपो दर 5.15% और रिवर्स रेपो दर है 4.9%, इसको निर्धारित किया गया था या घोषित किया गया था। तो सी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाता है। आगे चलते हैं, अगला है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें पहला है कि यह वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य परिवर्तन की गणना करता है, एकदम सही है। दूसरा, इसकी गणना आर्थिक सलाहकार का कार्यालय OEA करता है, OEA औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति विभाग द्वारा किया जाता है, तो यह गलत है। इसकी गणना जो है CSO के द्वारा की जाती है। तो दो आपका जो है कथन दो जो है ये गलत है। तीसरा है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति बनाते समय इसका प्रयोग मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए किया जाता है, तो यह सही है। तो 1 और 3 सही है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाता है, चूँकि 2 गलत है तो बचा कौन सा, 1 और 3। अगला है सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किस में स्थित है। तो यह नोएडा में स्थित है, तो ये आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो गया। अगला है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। तो ये अन्ना प्रथा जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। इसमें होता क्या है कि जब किसी सर्टेन मौसम में क्या करते हैं कि ये लोग अपने जानवरों को छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, तो ये
दूसरे के जो फसल होते हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये अन्ना प्रथा आपका उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। तो इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। नीचे यहाँ है निम्नलिखित में कौन से सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ कुछ जिले दिए गए हैं, उनके लोकप्रिय उत्पादों के बारे में बताना है, दिया गया है, तो बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। कभी भी आप प्रश्न सॉल्व करते समय पूरा स्टेटमेंट पढ़ा करिए कि सही पूछ रहा है कि सही नहीं है, क्योंकि कई बार हम लोग जल्दी पढ़ते हैं और जो नहीं लिखा होता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं और हमारा क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। तो नहीं पर जरूर ध्यान दिया करिए। इसका ए है कन्नौज इत्र के लिए सही है, बुलंदशहर चीनी मिट्टी के लिए, चित्रकूट लकड़ी के खिलौने के लिए, प्रतापगढ़ अमरूद जेली के लिए। तो ये गलत है, क्योंकि अमरूद के लिए फेमस कौन सा है, इलाहाबाद या प्रयागराज। तो यहाँ पर अमरूद जेली के लिए क्या हो जाएगा, प्रयागराज या कहें इलाहाबाद। तो ये सी डी वाला ऑप्शन प्रतापगढ़ वाला गलत है, मतलब डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा फॉस्फेटिक जैव उर्वरक है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, राइजोबियम। राइजोबियम जो है ये फॉस्फेटिक जैव उर्वरक है। अगला चलते हैं, अगला देखते हैं। यहाँ पर कुछ लेखकों के नाम है और उनके उपनाम बताए गए हैं, तो हमें बताना है कौन सा मतलब इसमें सुमेलित है। तो जैसे कि सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला के नाम से जानते हैं, रघुपति सहाय को हम लोग फिराक गोरखपुरी के नाम से जानते हैं, वैद्यनाथ मिश्रा को नागार्जुन के नाम से जानते हैं और धनपत राय श्रीवास्तव को मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आपका 3, 4, 2, 1 अर्थात सी ऑप्शन जो है वो एकदम से सही हो जाएगा। आगे यहाँ पर भी सुमेलित दो युग मतलब दो सूचियाँ दी गई हैं, हमें बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो पहला है राजन साजन मिश्र, इसका लिखा है ध्रुपद टंपा। तो जैसा कि राजन साजन के मिश्र के बारे में जानते हैं, इनका जो है संबंध ख्याल से रहा है, ख्याल गायन शैली से रहा है। तो पहला ही आपका क्या हो गया, ए ऑप्शन ही गलत वाला मिल गया, तो ए ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला है क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है। तो पहला है कि स्वच्छ भारत मिशन संपूर्ण समुदाय के सामूहिक व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित है। तो जाहिर सी बात है ये बिहेवियरल चेंज की बात करता है, तो पहला सही है। दूसरा है कि अधिकांश लोगों के लिए खुले में शौच करना उनके नियमित प्रातःकाल भ्रमण, फसलों की देखभाल तथा सामाजिकता का हिस्सा है, ऐसा आप गाँव में देख सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है, मतलब दूसरा कथन भी सही है। तो इस प्रकार से ए और 1 और 2 दोनों ही सही है, तो आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। अगला है कि ग्रीस जो देश है यूरोप का, तो ग्रीस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से सही कथन है। तो पहला है कि ग्रीस ने कैटरीना साइक्लोरो पोलू को देश के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति चुना। तो यह बिल्कुल सही है। और कैटरीना महिला राष्ट्रपति हैं जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है, तो ये भी सही है, ये राजनीतिक दल से संबंधित नहीं, ये वकील रही हैं। तो आपका पहला और दूसरा दोनों ही सही, इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। अगला है कि ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नगर रहा है। तो ये आपका झरिया है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही है, झरिया। अगला है कि बिम्स्टेक देशों के लिए जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली विषय पर 11 से 13 दिसंबर 2019 को संपन्न हुई 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। तो पहला कथन है कि वह काठमांडू, या जो सम्मेलन होता है, या काठमांडू नेपाल में आयोजित हुई थी। तो पहला ही कथन गलत है, क्योंकि यह जो है नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, तो पहला गलत है। दूसरा है कि इसका मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से जलवायु परिवर्तन के साथ अधिक लचीलापन के लिए उष्णकटिबंधीय छोटे जोत धारक कृषि प्रणाली में सुधार करने हेतु अनुभवों को साझा करना था। तो दूसरा सही है। जब भी स्टेटमेंट बहुत लंबा चौड़ा दिया हो तो ये मान लीजिए उसकी संभावना उसके सही होने की ही होती है। तो दूसरा जो है आपका सही है और पहला गलत है। तो इस प्रकार से केवल 2 सही है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कौन से सही है, नहीं कहा है, तो कौन से सही है, तो केवल 2 सही है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। आगे यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई हैं, कुछ नगर दिए गए हैं और किन नदियों के किनारे वो बसे हुए हैं, इनको बताना है हमें, तो सुमेलित करना है। तो जैसे कि पेरिस नदी जो है, पेरिस के बारे में आपने पढ़ा होगा कि फ्रांस की राजधानी है और ये सीन नदी के किनारे है, तो आप इसको सीधे आप मिला दीजिए 4 से। तो यदि आप 4 को पकड़ें तो यहाँ पर 2 ऑप्शन में 4 है, तो इसके अलावा एक और आपको मिलाना पड़ेगा। और किसानसा जो है ये जैरे कांगो गणराज्य का नगर है, ये जैरे नदी के किनारे पर स्थित है, तो 4, 3 हो गया। बैंकॉक जो है ये
चाओ फ्राया में, बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है ना, तो ये चाओ फ्राया नदी किनारे है। और एशिएशन ये आपका पराग्वे नदी किनारे है। तो आपका ये जो ऑप्शन है 4321 अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ निम्नलिखित में से कौन से जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम है, इसको प्रदर्शित करना। तो यह मैपिंग संबंधित है और यह एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। सबसे उत्तर में होकैंडो है, फिर हांशू है, शिकाकू है और क्यूशू है सबसे नीचे। इसमें जो दूसरा वाला है होकैंडो के बाद होंशू जो है, ये यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप भी है जापान का। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन जो आपका है ये सही हो जाता है। अगला है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए, दूसरे को कारण बताएगा। तो कथन कारण है, इसमें हमें बताना है कौन सा सही है। तो कथन है हमारा कि विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल जो डेजर्ट हैं, ये 15 से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। तो जाहिर सी बात है यह एकदम से सही है। दूसरा, इसका कारण क्या बताएगा कि व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं, उनकी नमी और आर्द्रता में कमी होती है। जब नमी और आर्द्रता में कमी होगी तो क्या होगा, वो जगह डेजर्ट होता जाएगा, रेगिस्तान में या मरुस्थल में बदलता जाएगा। तो इसका कारण भी सही है। तो इस प्रकार से जो कारण है वो कथन की व्याख्या करता है। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाता है। आगे देखते हैं, आगे कुछ परियोजना है और उनके किन नदियों पर यह परियोजना बनाई गई है उसका नाम दिया गया है। तो जैसे उकाई परियोजना जो है आपकी, ये तापी नदी पर है। उकाई परियोजना तापी नदी पर है, ठीक है। दूसरा, जय कावड़ी ये गोदावरी नदी पर है। खड़क वासला ये मूथा नदी पर है और मयूराक्षी ये आम्बी नदी पर है। तो इस प्रकार 4132 तो आपका कौन सा सही हो गया, ये आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर 2 सूचियाँ हैं, एक तरफ कोयला क्षेत्र है और वो कहाँ पर अवस्थित है ये बताना है। तो इसमें पहला जो है माकूम जो है ये आपका असम में है, नामचिक अरुणाचल प्रदेश में, गिरिडीह झारखंड में है और सोहागपुर मध्य प्रदेश में है। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 तो ए ऑप्शन आपका जो है ये सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन है कि 2 रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही थीं। तेज चलने वाली रेलगाड़ी ने धीमे गति वाली रेलगाड़ी में खड़े किसी व्यक्ति को 18 सेकंड में पार किया। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 100 मीटर अर्थात बी ऑप्शन आपका सही है। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। दूसरा है कि किसी वस्तु को बिक्री मूल्य के 3/4 पर बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि हुई। यदि उसे मूल बिक्री मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका जो लाभ आएगा 20% का लाभ आएगा। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है कि यदि मूलधन पर 5% प्रति वर्ष की दर से दूसरे वर्ष में 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिलता तो मूलधन कितना है? तो इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये 8,000 रुपये आ जाएगा अर्थात डी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है? तो यह जीडीपी के 3.3% तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में शामिल नहीं है? तो इसमें जो है 5 राज्य जो थे, इसमें पहले नंबर पे आपका केरला था, दूसरे पे हिमाचल प्रदेश था, तीसरे पे आंध्र प्रदेश था, चौथे पे तमिलनाडु था और 5वें पे तेलंगाना। तो इन 5 में आपका गुजरात कहीं पर नहीं है। तो आपका उत्तर ए जो है वो सही हो जाएगा, मतलब गुजरात नहीं है। अगला है कि नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो आपकी रेटिंग जारी करती हैं कंपनियों की या कि हमारी जीडीपी कैसी रहेगी इसके संबंध में, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों पर विचार कीजिए, तो उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब सबसे पहले किसकी स्थापना हुई, उसके बाद में किसकी हुई। तो इसमें क्रिसल की स्थापना 1987 में, 1987 में तीसरे वाले अर्थात क्रिसल की स्थापना 87 में, ICRA इकारा की स्थापना 1991 में और केयर की स्थापना 1993 में होती है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपका क्रिसिल है, फिर इकारा है, फिर केयर है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? 3-2-1 अर्थात ए ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाता है। आगे देखते हैं। आगे है कि भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण का अनेक लाभ लक्षित है। अभी क्या किया जा रहा है कि बैंकों का एकीकरण किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ में बताना है कि इसका लक्ष्य क्या बताया गया है। तो इसके लक्ष्य में है पैमानों की मितव्ययिता, पूंजी तक आसान पहुँच, व्यापक भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार, विश्व स्तरीय आकार के बैंक।
तो यह चारों ही जो है इसके लाभों में लक्षित हैं। तो इस प्रकार से आपका डी ऑप्शन जो है वह सही है, कि मतलब सभी चारों के चारों सही हैं। अगला प्रश्न है कि सतसहस्री संहिता उपनाम निम्नलिखित किस ग्रंथ का है? तो याद रखिएगा यह उपनाम जो है महाभारत ग्रंथ के लिए है, तो ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है कार्दमक छत्रकों ने निम्नलिखित किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किया है? तो इसका अभी कंफ्यूजन में है कि क्या हो सकता है, अब इसको देखना रहेगा कि आयोग क्या मानता है। वैसे संभावना जो है रजत अर्थात चांदी होना चाहिए। आगे यहाँ पर दर्शन दिया गया है और उसमें मोक्ष प्राप्त करने के जो तरीके बताए गए हैं उनको सुमेलित करना है। तो न्याय दर्शन में जो तरीका बताया गया है तार्किक चिंतन का, ठीक है। मीमांस दर्शन में क्या बताया गया है? वैदिक अनुष्ठान करना। सांख्य दर्शन में वास्तविक ज्ञान का अधिग्रहण की बात की गई और वेदांत दर्शन में आत्मज्ञान की बात की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? 4312 अर्थात बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध होता है? कन्नौज का जो युद्ध होता है 1540 में, यह काफ़ी इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध रहा है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, शेरशाह एवं हुमायूं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो आपके चार ऑप्शन दिए हैं। तो पहला है अधिकांश नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे, जेल में थे। नहीं। अंग्रेज पार्टी की मांगे मानने के लिए तैयार हो गए थे। अंग्रेज जो है पार्टी की मांगे, कांग्रेस पार्टी की मांगे मानने को तैयार हो गए थे, ऐसा भी नहीं है। उन्हें आंदोलन की सफलता में कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ रही थी, यह भी गलत है। या क्यों इसको स्थगित किया गया था या वापस लिया गया था? तो जो 5 अगस्त 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक जो पुलिस थाना था उसमें वहाँ के जो पुलिस वालों को बंद करके जला दिया गया था, उस घटना के परिप्रेक्ष्य में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था, जिसकी काफ़ी नेताओं ने बहुत आलोचना भी की थी। अगला है गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन से संबंधित नहीं थे? तो लाला हरदयाल संबंधित है, बरकत उल्लाह भी संबंधित है, पंडित रामचंद्र संबंधित है, खुदीराम बोस इससे किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं थे। गदर पार्टी की स्थापना आपकी 1913 में होती है, तो खुदीराम बोस जो है इससे संबंधित नहीं थे। आगे है यहाँ पर कुछ विद्रोह हैं और उनके वर्ष बताए गए हैं। तो इस क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूजन है, अब इसको देखना कि आयोग क्या मानता है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लें। तो नील विद्रोह जो है ये आपका 1859 से 60 के मध्य में होता है, ठीक है। तो यह एकदम से बिल्कुल सही है। जो 1857 का विद्रोह होता है उसके बाद होने वाला यह आंदोलन था, यह एक कृषक आंदोलन था 1859 से 60 में, और ये बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में होता है। और इसके जो नेतृत्व करता कौन थे? 2 भाई थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। और इसी के परिणाम स्वरूप 1860 में सिटोनकार की अध्यक्षता में नील आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद जयंतिया विद्रोह ये 1860 से 63 होता है, यह भी सही है। कुकी विद्रोह की यदि बात करें तो कुकी विद्रोह के सन में कन्फ्यूजन है। कुकी विद्रोह के बारे में यदि बात करें तो इसके 2 सन आपको मिल जाएंगे। पहला जो है आपका इसके बारे में थोड़ा बात करें तो मणिपुर और त्रिपुरा के बीच में उसाई के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली कुकी जनजाति, तो याद रखिए कुकी जनजाति ये नॉर्थ ईस्ट संबंधित थी मणिपुर और त्रिपुरा से। तो इन जनजाति ने अपने प्रदेश में ब्रिटिश अधिकारियों का विरोध किया तथा 1826 से 1844 और 1849 ईस्वी में कुकियों के हमलों से इस क्षेत्र में आतंक छा गया। तो अंग्रेजों ने जो है ब्रिटिश सेना यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए भेजा। तो अंततः 1850 ईस्वी में अनेक कुकी मुखियाओं ने अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्वीकार कर ली। तो इस प्रकार से यहाँ पे सन क्या देगा 1860 से 90, चूँकि हमने बात क्या कहा कि 1850 में ही इन्होंने अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्वीकार कर ली। तो इस प्रकार से यह जो है सन मैच नहीं कर रहा है। दूसरी बार यहाँ पर विद्रोह होता है 1917 से 1919 के बीच में, ठीक है, तो यह सन भी मैच नहीं कर रहा है। अब यदि कुका विद्रोह की बात करें तो कुका विद्रोह जो है ये 1840 से लेकर के 72 के मध्य में होता है। 1840 से 72 के मध्य में ये होता है। और कहाँ पे होता है? पंजाब में होता है। और ये एक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ होता है। और इसके प्रारंभकर्ता कौन थे? भगवत जवाहर मल उर्फ सेन साहब थे। और इसके जो प्रसिद्ध नेता थे राम सिंह कुका थे। तो यहाँ पर ये जो सी और डी ऑप्शन है इसमें कन्फ्यूजन है। अब देखना है कि आयोग उसको क्या मानता है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें। तो यह कथन जो है एनी बेसेंट का है। एनी बेसेंट ने 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी और ये कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी।
ठीक है, पहली महिला पूछा जाता है और कई बार पहली भारतीय महिला, तो पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजनी नायडू थी, और पहली महिला के रूप में एनी बेसेंट थी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? तो ये नाइट्रोजन है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पर 1 किलोग्राम नत्रजन, 1 किलोग्राम नत्रजन अर्थात नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होगी? तो एग्जैक्ट जो है वो 2.17 समथिंग करके है, तो उसको राउंड ऑफ करेंगे 2.2 किलोग्राम आ जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में दिए गए हैं, तो बताना है कि इनमें से कौन से सही हैं। तो चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है, सही है। इस मिट्टी की पीएच मान 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक होने का मतलब क्या है कि ये क्षारीय होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय होता, 7 से अधिक होता तो क्षारीय होगा, यह भी सही है। इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है, तो ये थोड़ा सा कथन गलत है, तो इस प्रकार से 1 और 2 सही है, तो ए ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि फॉर्च्यून इंडिया के 500 कंपनी या निगमों की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी निगम कौन थी? तो इसमें जो है आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो था, आईओसी कह सकते हैं शॉर्ट में, तो यह 500 मतलब इसमें भारत की सबसे बड़ी कंपनी थी। और दूसरे नंबर पे कौन सी थी? दूसरे नंबर पे आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज थी, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में किस बांध पर बना है? तो यह आपका रिहंद बांध पर बनाया गया है, तो याद रखिएगा रिहंद बांध अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? यह कई बार आयोग की परीक्षाओं में पूछा गया है, तो याद रखिएगा यह आपका कानपुर में है। और जब घास वाला पूछता है तो आपका कहाँ पे है? झांसी में है। अगला संस्थान दिए गए और वो कहाँ स्थित है, उन दोनों सूचियों को आपको मिलाना है। तो बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान जो है ये आपका नोएडा में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये बनारस में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय ये मथुरा में है, और क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान गाजीपुर में है। तो इस प्रकार से 4 1 2 3 तो आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। अब यहाँ उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, बताना है कौन से कथन सही हैं। पहला कि यह देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य है, बिल्कुल सही है। इसमें देश की अधिकतम आलू खेती की जाती है, यह भी सही है। यह देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है, यह भी सही है। और धान के उत्पादन में देश में इसका तीसरा स्थान है, यह कथन गलत है क्योंकि यह इसमें इसका दूसरा स्थान है, सेकंड पोजीशन पर है। तो आपका 1 2 3 सही है, तो 1 2 3 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला है कि उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है, तो ये जहाँ तक पूरी संभावना है कि नाट्य शास्त्र से संबंधित, तो आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाना चाहिए। अब इसमें देखना रहेगा कि आयोग क्या मानता है। अगला 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण बताना है कि कौन सा सही है। तो कथन है कि अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है, बिल्कुल सही है। और अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है, यह बिल्कुल सही है। तो कथन भी सही है, उसका कारण जो है वो सही, एकदम सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ए ऑप्शन जो है आपका सही है कि ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर मतलब कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित 2 कथन दिए हैं जिनमें कथन कारण वाला दिया गया है, तो बताना है कौन सही है। तो कथन यह है कि ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती, बिल्कुल नहीं मानती, तभी तो हो जाती है, तो कथन ऐसा ही है। कारण दिया गया है कि पवित्रता एवं अपवित्रता से जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों ने लोगों को घर में शौचालय निर्माण से रोका है। लोगों का मानना है कि एक तरीके से तो कह सकते हैं धार्मिक परिप्रेक्ष्य में भी लोग देखते हैं कि घरों में शौचालय नहीं होना चाहिए, तो इस प्रकार से आपका कारण जो इसका बताया गया वह भी सही है। तो कारण जो है कथन की एकदम से सही व्याख्या करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम से सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कलकत्ता के उन 4 नवीनीकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया था? तो इसमें आपका ओल्ड करेंसी बिल्डिंग शामिल है, द मेटरकाफ हाउस शामिल है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल शामिल है, परंतु राइटर्स बिल्डिंग शामिल नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व के खसरे का सबसे अधिक प्रकोप से प्रभावित था? तो ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का देश है, और यहाँ से आपकी विषुवत रेखा गुजरती है, तो यहाँ ये सबसे अधिक खसरे से प्रभावित देश रहा है।
अगला प्रश्न है कि अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला है? तो ये जो कन्वेंशन सेंटर खोला गया है नाइजर में खोला गया है। नाइजर नाइजीरिया में कंफ्यूज मत होइएगा, नाइजर में खोला गया है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका जो एल्बम था उसका नाम था बिकमिंग था, तो ए ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक, यदि इंग्लिश में कहें तो ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो है, इसके अनुसार कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो स्विट्जरलैंड को पहला स्थान मिला था, सिंगापुर को तीसरा मिला था, अमेरिका को 8वां मिला था और भारत को 72वां नहीं 80वां पोजीशन मिला था। ठीक है, तो 72 नहीं 80 है, तो सी ऑप्शन आपका गलत हो गया। और यहाँ पर यह भी आप अगले परीक्षा के लिए याद रखिएगा कि पूछा जाए कि वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक या ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडजी अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचेता सतीश के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? कुछ कथन दिए गए, उन पर विचार करना है। तो पहला कथन है कि वह दुबई अर्थात यूएई संयुक्त अरब अमीरात में रहती हैं, सही है, तथा वह 120 भाषाओं में गाना गा सकती हैं, यह भी सही है। तो दोनों ही तथ्य जो हैं सही हैं, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सन 2020 में COP 26 का आयोजन निम्नलिखित शहरों में से किसमें प्रस्तावित है? तो यह ग्लासगो में प्रस्तावित है। कहाँ पर प्रस्तावित है? ग्लासगो में प्रस्तावित है। अब यह क्या है, चूंकि कोविड-19 की वजह से यह 2020 में ना होकर के 2021 में यह आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि बांस एक जादुई घास विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी 11 से 12 जनवरी 2020 को निम्नलिखित में से किस नगर में आयोजित की गई थी? तो यदि आपने इसको प्रश्न को पढ़ा नहीं, मतलब इसको कहीं अगर पढ़ा नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि बांस तो आप सोचेंगे कि ये नॉर्थ ईस्ट में होते हैं, बांस अधिकतर कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में। तो आप कंफ्यूज होकर के कि आप नॉर्थ ईस्ट के किसी राज्य को लगाएंगे, मतलब सी ए लगाएंगे, बी लगाएंगे, डी लगाएंगे, पर जम्मू नहीं जाएंगे। परंतु इसका आयोजन कहाँ हुआ था? जम्मू में हुआ था। ठीक है, ना कि किसी नॉर्थ ईस्ट के शहर में। अगला है कि अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे स्थित है? तो यह भी मैपिंग से संबंधित प्रश्न है। यदि आप इसको मैप में देखेंगे तो यह कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है। आगे है, 2 सूचियां दी गई हैं, एक तरफ घास के मैदान और दूसरा वो घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो यह प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है और इस पे कई बार प्रश्न बनते भी हैं। तो घास के मैदान से संबंधित जो भी चीज़ें उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो इसमें लानोज जो है ये आपका दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं। स्टेपीज जो है ये यूरोप में, पेरीज उत्तरी अमेरिका मेनली आपके USA में है, और बेल्ट जो है ये आपका अफ्रीका में। तो 4132 अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 सूचियाँ फिर मिलानी है, एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ क्षेत्र दिए गए हैं। तो जो खिरगिज जनजाति है ये मध्य एशिया की है, और बुशमैन जो है ये आपकी कालाहारी मरुस्थल आपका नामीबिया हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, इन देशों के मध्य में स्थित है। तो बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं, एनू ये जापान में पाए जाते हैं, और बद्दू ये अरब में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से 3412 आपका अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो इसका जो सबसे बड़ा क्षेत्र है नवेली है, तो याद रखिएगा नवेली अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? दामोदर जो है ये आपकी उड़ीसा में प्रवाहित होती है, उड़ीसा हो गया, ये पश्चिम बंगाल, इस इलाके में ये प्रवाहित होती है। तो बताना है इसकी कौन सी सहायक नदी नहीं है। तो इसकी 3 प्रमुख सहायक नदियां हैं, बराकर, जमुनिया और बारकी। ठीक है, परंतु इंद्रावती जो है ये दामोदर की सहायक नहीं है, बल्कि ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। नीचे अगला प्रश्न है कि कुछ नहर परियोजनाएं हैं और ये बताना है कि ये कहाँ पर किस राज्य में अवस्थित हैं। तो घाट प्रभा नहर परियोजना ये आपका जो है कर्नाटक में है। उकाई नहर परियोजना, उकाई जो है गुजरात में, उकाई अभी एक बार पहले भी आ चुका है तापी नदी पर। नीरा नहर परियोजना, नीरा भी काफ़ी बार चर्चा में रहा है, तो नीरा नहर परियोजना जो है ये महाराष्ट्र की है। जवाई परियोजना तमिलनाडु में नहीं है, जवाई परियोजना आपकी लूनी नदी पर अवस्थित है और ये कहाँ पर है?
राजस्थान में, ये परियोजना राजस्थान में है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है कि कुछ कथन दिए गए हैं, बताना है कौन से कथन सही हैं। तो पहला है कि भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यह बिल्कुल सही है। तो हमें सही कथन ही ढूंढना है, तो मतलब पहला सही मिल गया, तो मतलब ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी 3 को देखते हैं। तो भारत में कर्नाटक चांदी का बृहत्तम उत्पादक राज्य, गलत है। भारत में आंध्र प्रदेश में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है, यह भी गलत है। भारत में उड़ीसा में मैगजीन का सबसे बड़ा भंडार है, यह भी गलत है। तो केवल आपका ए सही है, भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। आगे देखते हैं, भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित किस शैल समूह से संबंधित, यह भी प्रश्न कई बार पूछा है। तो ये धारवाड़ जो है ये आपका लौह अयस्क से संबंधित है, तो धारवाड़ सही हो जाएगा। अगला है, सेल्वा वनों की विशेषताएं क्या होती हैं। जो सेल्वा वने होते हैं, इनकी पत्तियां जो होती हैं चौड़ी होती हैं, और ये चौड़ी पत्ती सदाबहार वनों में पाई जाती हैं। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला है कि सामाजिक वन की और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित किस नगर में अवस्थित है। सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन, तो यह आपके इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित किस वर्ष में पारित हुआ था। तो यह 1986 में पारित हुआ था, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सही घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए इसको। मतलब सबसे पहले जहाँ का सबसे ज़्यादा जनघनत्व है, जनसंख्या घनत्व, उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम और सबसे कम की तरफ जाना है। तो जैसा कि 2011 की जनगणना हमने जब पढ़ी है, तो सबसे अधिक जनघनत्व कहाँ पर है, बिहार में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, फिर केरल में है, और फिर आपका उत्तर प्रदेश में है, और उसके बाद कहाँ पर है, हरियाणा में है। तो इस क्रम से यदि देखें तो आपका डी ऑप्शन, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में कंफ्यूज मत करिएगा। 2001 की जो जनगणना थी उस समय पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जनघनत्व था। 2011 की जनगणना में बिहार में सबसे अधिक जनघनत्व रहा है, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। अब यहीं से संबंधित कुछ और फैक्ट को भी आप आगे के एग्जाम के लिए जान सकते हैं कि पूछ लिया जाता है कि न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य कौन से हैं। तो न्यूनतम जनघनत्व सबसे कम जनघनत्व कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें यदि क्रम देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, उससे ज़्यादा मिजोरम में, उससे ज़्यादा सिक्किम में, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड, मतलब सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है। तो यदि 5 का क्रम लगाना हो तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड। और यदि संघ शासित प्रदेशों में देखें तो सर्वाधिक जनघनत्व तो आपका दिल्ली में पाया जाता है, और सबसे कम जनघनत्व कहाँ पाया जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे जो आपकी आगे की परीक्षाओं में काम आ सकते हैं। अब यहाँ पे 2 सूची दी गई है और कुछ उससे इवेंट दिए गए हैं, और किस यौगिक की वजह से यह इवेंट होते हैं यह बताना है। जैसे अम्ल वर्षा में सबसे मेन रोल किसका होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का होता है। प्रकाश रासायनिक धुंध जो बनते हैं ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की वजह से होते हैं। प्रकाश रासायनिक धुंध हर बार जब ठंडी का मौसम आता है तो दिल्ली की स्मॉग की वजह से यह चर्चा में आता है। हीमोग्लोबिन का संयोजन कौन करता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड करता है। ओजोन परत का क्षरण मालूम ही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इस प्रकार से 3421 तो आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है कि माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। सहजीवी में क्या होता है, सहजीवी में क्या होता है कि दोनों पक्ष जो होते हैं उनको प्रॉफिट होता है, मतलब दोनों ही लाभ की स्थिति में होते हैं। तो जो माइकोराइजा होता है इसमें क्या होता है, कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन जो होता है वो माइकोराइजा कहलाती है। तो माइकोराइजा जो है चीड़, आर्किड, लीची, रेफ्लोसिया जैसे पौधों की जड़ों में पाया जाता है। तो आपका कवक और पौधों के मध्य अर्थात आपका सी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला है विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। तो पहला है कि कुछ विटामिन, यहाँ पर ध्यान रखिए सही नहीं पूछा है, कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं, सही है। कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं, यह भी सही है। कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं, यह भी सही है। और चौथा है कि विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है, तो यह गलत है क्योंकि विटामिन के जो है यह वसा में घुलनशील है। जल में घुलनशील केवल 2 ही विटामिन है, कौन से, विटामिन बी और विटामिन सी। तो याद रखिएगा बाकी इसके अलावा जितने भी विटामिन हैं वो जल में घुलनशील नहीं है बल्कि फैट में घुलनशील है। तो ठीक है, यदि आप जल में घुलनशील कौन से हैं उनको पता रहेगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जल में घुलनशील बी और सी ही केवल हैं, बाकी कोई जल में घुलनशील नहीं है। अगला प्रश्न है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला आता है आपका C/100
इक्वल f-32/180। इसको सरल करेंगे या इसी में आप रख देंगे तो ये आप इसको यदि आप सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में यदि आप करेंगे तो इसको सरल फॉर्म में आप लिख सकते हैं c इक्वल 5/9 f-32। इस फॉर्मूले से आप यदि सॉल्व करते हैं तो आपका ऑप्शन आंसर क्या जाएगा 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आगे दो सूचियाँ दी गई हैं, हमें सही सुमेलित करना है। तो पहला है कि उपाधियों का निषेध। तो उपाधियों का निषेध आपका अनुच्छेद 18 से है। 17 में अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी है, 18 में उपाधियों का निषेध है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता जो है ये आपका किस में है, तो ये 26 में दिया गया है। किस में दिया गया है, ये आपका 26 में है। ठीक है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण ये 29 में है, आर्टिकल 29 में है। और शिक्षा का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 21 का में है। 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें जोड़ा गया था 21 का। तो इस प्रकार से आपका डी ऑप्शन अर्थात 3412 डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियाँ प्रदान है। तो ऐसे सभी के लिए राज्य और केंद्र दोनों ही विधि निर्माण कर सकती हैं। तो आपका सी ऑप्शन जो है केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुछ विषय दिए गए हैं और भारतीय संविधान से संबंधित अनुच्छेद के बारे में बताना है। तो इसमें है अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना। तो ये जो है आपका अनुच्छेद 51 गा ये आपके नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत बताया गया है। तो 2 हो गया। प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ये आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं उसके अंतर्गत बताया गया है। तो ये आपका 51 का 6 में है। तथा ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास, यह भी आपके मौलिक कर्तव्य में आता है। तो यह आपके अनुच्छेद 51 का ज में है। तथा राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, यह आपका अनुच्छेद 50 में है नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है। तो इस प्रकार से आप मिलाएंगे तो 2413 आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे एक प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। तो 4 है, 10 है, जगह भरनी है, फिर 82 है, 244 है, 730 है। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे, 3x - 2 का फॉर्मूला, मतलब जो संख्या पहले दी गई उसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए, मतलब 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 12 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10। इसी फॉर्मूले को आप पूरे पे अप्लाई करें तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 28, अर्थात सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है कि ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है और ई जो है ए का पिता है। तो डी ई का से संबंध क्या है, इसको आप निकालेंगे तो आ जाएगा बी वाला बहू का संबंध है। अगला है कि यदि किसी निश्चित कोड में दिसंबर को इस तरीके से लिखा जाता है तो निम्नलिखित में से इस कोड को किस रूप में लिखा जाएगा, तो ये नवंबर के रूप में लिखा जाएगा, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, सत्य है, यह कथन सत्य है, तो निम्नलिखित तर्क वाक्यों में से कौन सा एक सत्य है। तो पहला है कुछ अमानवतावादी समाज सुधारक हैं, ऐसा इसमें कहीं नहीं बताया गया है। कुछ समाज सुधारक अमानवतावादी हैं, यह भी नहीं बताया गया, क्योंकि कहा क्या गया है सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, तो बी वाला भी गलत है। फिर कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं, तो यह सही हो जाएगा, कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं, सही है, क्योंकि कुछ जो है सभी में आ जाएगा। कोई असमाज सुधारक अमानवतावादी नहीं है, तो यह भी गलत है, तो सी ऑप्शन आपका जो है वह सही हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित श्रेणी में से x का मान क्या होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका बी ऑप्शन सही आ जाएगा, 13 उत्तर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। आगे है कि रायसीना डायलॉग जो 14 से 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ, इसका मुख्य विषय क्या था, थीम क्या थी। तो इसकी जो थीम थी नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी, था। सी ऑप्शन आपका सही है, तो सी सही है। आगे है कि विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो ये कोनोरी हम्पी। अगला है नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है। तो इसमें प्रथम स्थान पर आपका केरल रहा है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला है निम्नलिखित में किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया था? ऑपरेशन वनीला, यह आपका मेडागास्कर में, हिंद महासागर में अवस्थित एक द्वीप है मेडागास्कर, यहाँ के लिए इसको नौसेना ने ऑपरेशन वनीला चलाया था। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मेडागास्कर। निम्नलिखित देशों में से अगला है, निम्नलिखित देशों में किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की? तो 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जो है ये सऊदी अरबिया ने प्राप्त की है, ठीक है। और ये आपके अरबियन कंट्री में पहला ऐसा देश है, अरबियन कंट्री जहाँ जिसको G20 की अध्यक्षता प्राप्त हुई है, सऊदी अरब को। तो सी ऑप्शन सही है। और याद रखिए कि 2022 की जो अध्यक्षता है किसको मिली है? वो भारत को मिली है। अगला है, दो सूचियाँ दी गई हैं और पहली सूची में ऊर्जा संयंत्र, दूसरे में ऊर्जा के प्रकार हैं, तो ये हमें सुमेलित करना है। तो यहाँ पर चमेरा है, इसमें यदि आप देखें तो यहाँ पर एक नाम को कुंडन कुल्लम दिख रहा होगा। तो जैसा कि कुंडन कुल्लम कई बार चर्चा में रहता है, तो ये भी पता है कि ये आणविक ऊर्जा संबंधित है। तो कुंडन कुल्लम को वन से मिला दें, मतलब आणविक ऊर्जा, तो क्या देखें ये हमें सही ऑप्शन मिल जाएगा। तो सी का वन, तो सी का वन आप देखें तो केवल एक को मिलाने से पूरा आपका पता चल जा रहा है। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 3412। तो चमेरा आपका जलीय ऊर्जा से संबंधित है, ग्वाल घाटी जो है सौर ऊर्जा से संबंधित है, कुंडन कुल्लम जो है आणविक ऊर्जा, और पतरालू जो है ये तापीय ऊर्जा से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे के लिए सर्वाधिक उत्पादक है? सर्वाधिक उत्पादक संतरे का कौन सा जिला है? तो ये आपका सहारनपुर है। क्या है? सहारनपुर है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, जनसंख्या की दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है? तो यदि आप जनसंख्या के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्षेत्रफल किसका है? सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल आपका राजस्थान का है, उसके बाद मध्य प्रदेश का है, राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, पहले चौथे नंबर पे आंध्र प्रदेश था, जब तक आंध्र प्रदेश का बंटवारा नहीं हुआ था 2014 के पहले तक, ठीक है। परंतु जब बंटवारा आंध्र प्रदेश तेलंगाना में हो गया तो इस जगह पे चौथे स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है। तो इस प्रकार से यदि देखें तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तीसरे नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र है। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से यदि देखें तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार और चौथे पे पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से महाराष्ट्र जो है दूसरे पे है और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से आपने देखा कि तीसरे पर है। तो इस प्रकार से आपका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर कथन और कारण दिए गए, हमें सही बताना है। तो कथन है कि भारतीय भूभाग सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोट के कोयले, मतलब सभी प्रकार के कोयले का कुल भंडार जो है वो 293.50 करोड़ टन है। तो यह गलत है क्योंकि यह जो है 300 करोड़ टन से ज़्यादा है। तो ए आपका कथन जो है गलत हो जाता है। और दूसरा है कि देश के कोयले के कुल प्रमाणित भंडार का आधा से अधिक 2 राज्यों झारखंड और उड़ीसा में पाया जाता है। यह एकदम बिल्कुल सही है। तो आपका ए गलत है और आर सही है। तो आपका ए गलत आर सही, मतलब डी वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाता है। तो डी सही है। अगला यहाँ पे दो सूचियाँ दी गई हैं। एक तरफ आपकी जनजातियाँ बताई गई हैं और दूसरी तरफ अवस्थिति बताई गई है कि वो कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये हमें सही सुमेलित करना है। तो जैसा कि जारवा जनजाति काफ़ी चर्चा में रहता है, तो ये भी पता है आपको कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान और निकोबार में पाए जाते हैं। तो केवल यदि आप इसी को मिला लीजिए तो ए का 4, तो आप सीधे सीधे सही आंसर पहुंच जाएंगे, मतलब बी। इसके अलावा भी देख लेते हैं। कुकी आपका मणिपुर में है, थारू आपका उत्तर प्रदेश में है और गोंड जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? तो पहला, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है, मतलब जो भी नगरीय जनसंख्या है। तो यह सही है, 60% से अधिक जो है वो प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है। दूसरा है कि 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर संकुल थे, ठीक है। तो यह भी सही है, 53 हैं। तो ए और मतलब 1 और 2 दोनों सही हैं। तो आपका सी ऑप्शन सही है। अगला है कि यदि दो संख्याओं का मासापा और लासापा क्रमशः 21 और 84 है और संख्याओं का अनुपात 1 और अनुपात 4 है, तो इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात 84।
अगला है कि देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आप केरल से कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें जो है शीर्ष स्थान तमिलनाडु ने प्राप्त किया था। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रति 100 बालिकाओं 0 से 6 वर्ष की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है? मतलब सीधे सीधे कहें तो यहाँ पर बताना है कि कहाँ पर जो लिंगानुपात है वो कम है, बालक ज़्यादा है बालिकाएं कम, मतलब कि लिंगानुपात क्या है वो कम है। तो बिहार, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल। तो जैसा कि हमने पता है कि सबसे अधिक लिंगानुपात कम कहाँ पर है, हरियाणा में। तो आपका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा करके पूछा है और तो आप थोड़ा सा आराम से इसको पढ़ेंगे तो आप सही उत्तर बता देंगे। अगला है शरीर की सतह से स्वेदन अर्थात पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है किस पे? केवल वातावरण के ताप पर, केवल वातावरण की नमी पर? नहीं, दोनों पर, वातावरण के ताप और वातावरण की नमी दोनों पर, अर्थात ए और बी दोनों सही हैं। तो सी, इस प्रकार से सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज है, परंतु मैग्नीशियम नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं है बताना है। तो यह लाल रंग का होता है, जाहिर सी बात आयरन की इसमें अधिकता होती है तो ये लाल रंग का होता है। यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, यह भी सही है। यह कुछ अम्लीय होता है। यदि आप हीमोग्लोबिन के बारे में देखेंगे तो इसका जो पीएच वैल्यू है वो 7.1 से 7.4 के कहीं मध्य में आता है। तो 7 से अधिक है, तो 7 से अधिक होने का मतलब क्या है, क्षारीय है, तो ये अम्लीय नहीं होगा। तो सी वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। तो सी आपका सही हो गया। और यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है, यह भी सही है। अगला है कि रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हेमोग्लोबिन का मापन HbA1c का मापन निम्नलिखित में किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? तो यह मधुमेह जो डायबिटीज होता है उसके प्रबंधन के लिए लाभदायक होता है। अगला है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है? तो देश की रक्षा करना बिल्कुल किया गया है, आयकर अदा करना यह नहीं किया गया है। तो दो वाला आपका गलत है। तीसरा, हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण सही है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना यह भी हमारे कर्तव्यों में शामिल है। तो 1, 3, 4 2 केवल हटा दीजिए, बाकी और तीनों सही हैं। तो 1, 3, 4 अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित समितियों के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर 4 समितियाँ दी गई, इनको हमें क्रम से बताना है कि सबसे पहले कौन सी गठित की गई, उसके बाद में कौन सी गठित की गई। तो राव समिति जो है ये 1985 में गठित की गई है, LM सिंघवी समिति 1986, BR मेहता समिति 1957 और अशोक मेहता समिति 1977। तो यहाँ पे यदि एक ऑप्शन पकड़ ले BR मेहता, जो मेहता समिति थी BR मेहता समिति, ये सबसे पहले आती है 1957 में। यदि आपको मालूम है कि पहली समिति ये थी तो आप सही ऑप्शन पहुँच जाएंगे, क्योंकि 3 जो है केवल यहीं पर पहले पे है। तो 3, 4, 1, 2 आप सजाएंगे तो 3, 4, 1, 2 आ जाएगा, BR मेहता समिति। फिर इसके बाद आपका अशोक मेहता समिति, इसके बाद आपके राव समिति और फिर LM सिंघवी समिति। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलो। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? भाग 10, भाग 11, भाग 12, भाग 13। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका है भाग 12 सी। इसके अलावा जो 3 हैं इनको भी देख लेते हैं कि इनमें क्या है। जैसे कि भाग 10 में जो है ये है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में। भाग 11 जो है ये संघ और राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है। भाग 12 जो है ये वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद अर्थात वित्त से संबंधित मतलब वित्तीय संबंधों का संबंध प्रस्तुत होता है। तो भाग 12 सही हो गया। भाग 13 में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की बात करता है। आगे चलते हैं। ये मैथ का सवाल है, इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा, इसको मैंने अभी सॉल्व नहीं किया है। अगला है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से एक सही विकल्प का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो इसमें आपका जो है सी ऑप्शन QRSU सही हो जाएगा। अगला है कि यदि 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है तो X का जन्म 3 मार्च 1980 को होता है, तो Y X से 4 दिन बड़ा है, तो Y के जन्म का दिन क्या होगा? तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका बृहस्पतिवार आ जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है यहाँ पर जो मिसिंग है, जहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह है, इसको बताना है। तो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो 32 आ जाएगा, 32 आ जाएगा और आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा।
अगला है कि 5 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 था। यदि ए की वर्तमान आयु 29 वर्ष है तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी, उसको सॉल्व करेंगे तो आपका 35 वर्ष आ जाएगा, अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार से एक वृत्त की 2 जीवाएं ए बी तथा सी डी वृत्त के वाह्य बिंदु पी पर काटती हैं। यदि कोण पी ए सी 50 डिग्री है तो कोण पी डी बी किसके बराबर होगा, तो यदि सॉल्व करेंगे बना करके चित्र तो 50 डिग्री आ जाएगा, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर अर्थात रिग्रेसिव टैक्सिंग मैकेनिज्म या कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है, तो ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है कि भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जैसा कि हम लोगों ने कई बार 73वां 73 और 74 के बारे में पढ़ा। 73 आपका जो है पंचायत ग्रामीण पंचायत से ग्रामीण स्वशासन से संबंधित है, स्थानीय शासन से, और जो 74वां है ये नगरीय स्वशासन से संबंधित है, मतलब ये दोनों ही स्थानीय शासन से संबंधित हैं। 73 जो है ये ग्राम पंचायत से संबंधित है, ठीक है, और 74 जो है ये जो नगर पंचायत हैं या नगर निगम उनसे संबंधित है। तो हमें जो शहरी वाला है उसके बारे में बात करनी है। तो पहला है कि यह संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है, और यह 9 का जोड़ता है, ठीक है। 9 जो है 73 के तहत 9 जोड़ा जाता है और इसके तहत 9 का जोड़ा जाता है। तथा यह नगर पालिका की कार्यप्रणाली की पुनर्संरचना करता है, बिल्कुल सही है। यह नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है, बिल्कुल सही है। यहाँ ध्यान रखिएगा 73 और 74 दोनों में ही महिलाओं के लिए और SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, परंतु OBC के लिए नहीं किया गया। OBC के लिए कहा गया है कि राज्य यदि चाहे तो इसका प्रावधान कर सकती है, मतलब उसको इस 73-74 में मेंशन नहीं किया गया है। चौथा कि यह केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोज्य है, नहीं, यह सभी राज्यों में प्रयोज्य है। तो आपका 4 जो है गलत हो जाएगा, तो 1 2 3 सही है। तो इस प्रकार से आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है 1 2 3। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कुछ जैव आरक्षित क्षेत्र हैं और वो किस भारत के किस राज्य में अवस्थित है ये बताना है। तो नोकरेक आप कई बार पढ़े होंगे, ये मेघालय में है। मानस असम में, सिमलीपाल ये उड़ीसा में है, अगस्तमलाई ये केरल में है। तो 3142 आप मिलाएंगे तो आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला है कथन और कारण दिए गए हैं, हमें बताना कौन सा सही है। तो कथन है कि भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है, बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के नहीं। और कारण क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं, बिल्कुल सही है कि चाहे मंत्री जो है राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्यों में से बनाए जा सकते हैं। तो कारण तो मतलब कारण वाला कथन सही है, पर कथन जो है वो गलत है। तो ए गलत है, आर सही है। तो ए गलत, आर सही, मतलब डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट प्रश्न है कि यदि x = 2 + 2 1/3 + 2 होल 2/3 हो तो x³ - 6x² + 6x का मान क्या होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा, अर्थात ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी 120 में से 119 क्वेश्चन को पूरे स्पष्टीकरण के साथ देखने का प्रयास किया है। आप अपने पेपर को इससे मिला सकते हैं। अब यदि लास्ट में कट ऑफ की बात करें तो अनुमान ये है कि यदि आपने लगभग 75 क्वेश्चन सही किए हैं, 75 मतलब 74 में हो सकते हैं, 75 के 76 हो सकते हैं, तो यदि आप कह सकते हैं ये 75 प्लस हैं तो कहा जा सकता है कि आप एक सेफ पोजीशन में हैं। परंतु आप इसको 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे करके मान सकते हैं कि इतना ही जो है जनरल, चूँकि जनरल और OBC की कट ऑफ सेम जाती है तो जनरल और OBC कट ऑफ 75 प्लस, मतलब 75 आप प्लस होते हैं तो सेफ में आ सकते हैं। और गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स और जो SC की कट ऑफ होती है नॉर्मली मतलब बराबर ही जाती है, तो इसको आप 70 प्लस मतलब 70 से 1-2 कम या 1-2 ज़्यादा मान सकते हैं, ऐसा अनुमान है। बाकी तो आयोग के ऊपर निर्भर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पूरा पेपर का विश्लेषण किया है। आप अपने पेपर को मिलाइए, बाकी बातें बाद में होगी। धन्यवाद।